हेलो बच्चों, तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स की बात कर रहे थे। उसके अंदर हमने दो केसेस डिस्कस कर लिए हैं। अब हम केस नंबर 3 की बात करते हैं। इफ वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विद ऑक्सीजन इज टर्शियरी इन नेचर, अगर ऐसा हुआ तो हैलाइड जो है वो ऑलवेज उस टर्शियरी पार्ट के साथ ही कंबाइन होगा, फिर उसके अंदर स्मॉलर और बिगर पार्ट वाला कोई लॉजिक नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज इट विल फॉर्म द SN1 मैकेनिज्म। चलो ये लाइन को लास्ट में लिखूंगा, पहले मैं आपको रिएक्शन समझा देता हूं। तो सपोज करो कि यहां पर आपके पास इस तरीके का ईथर है। तो बच्चों देखो, इस ईथर के एक साइड के ऊपर टर्शियरी ग्रुप है। अगर इसका रिएक्शन मैंने HI के साथ करवा दिया, अगर इसका रिएक्शन मैं HI के साथ करवाता हूं, तो यहां पर जो हेलोजन पार्ट है या हैलाइड पार्ट है वो ऑलवेज इस टर्शियरी पार्ट के साथ ही कंबाइन होकर के आयोडाइड बनाएगा। जो प्रोडक्ट आपको मिलेगी वो कुछ इस तरीके से होगी, Ci प्लस यहां पर आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है CH3OH, अल्काइल आयोडाइड और मिथेनॉल। अब ऐसा क्यों होगा, उसका रीजन जो है वो मैकेनिज्म के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका मैकेनिज्म भी देखते हैं कि इसके मैकेनिज्म के अंदर ऐसी क्या स्पेशल चीज है। चलिए देख लीजिए। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, ये आपका जो HI है वो डिसोसिएट होकर के H प्लस और I माइनस बनाएगा। स्टेप नंबर 2 में यहां पर जो ईथर मॉलिक्यूल है उसके अंदर ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करती है, ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करके इस H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट कर लेती है। बराबर। अब क्या होगा अगर इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो यहां पर CH3, CH3, यहां पर CH3, यहां पर O, यहां पर CH3 और यहां पर H प्लस और उसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर के इसी स्टेज के ऊपर बोला था कि यहां पर ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड नहीं टूट सकता। उस केस में यहां पर टूटेगा, और कौन सा टूटेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूट करके ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। क्यों? चलो थोड़ा सा इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो दो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होंगे वो ऑक्सीजन ले लेगा, मिथेनॉल बना देगा और यहां पर कार्बोकेटायन बनेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो टर्शियरी है। तो अगर टर्शियरी कार्बोकेटायन बन रहा है तो वो तो बहुत स्टेबल है ना, इसीलिए यहां पर मैकेनिज्म जो है वो SN1 है। तो हम लिखेंगे बिकॉज इट फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। बच्चों समझ में आया कि यहां पर आपका कार्बोकेटायन क्यों बना। जो कार्बोकेटायन बन रहा है उसको भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में इसको ले लो, CH3, CH3, CH3O, CH3H प्लस, ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, CH3, CH3, CH3 प्लस प्लस CH3OH। तो देखो बच्चों, टर्शियरी कार्बोकेटायन बन गया यहां पर, टर्शियरी कार्बोकेटायन। चौथा स्टेप बहुत फास्ट होगा, इस टर्शियरी कार्बोकेटायन को I माइनस न्यूक्लियोफाइल जो अभी तक रिएक्शन कंडीशन के अंदर बैठा है, चेक करो, ये I माइनस जो न्यूक्लियोफाइल अभी तक रिएक्शन कंडीशन के अंदर बैठा है वो यहां पर आकर के आपका अटैक कर देगा, यहां पर आके आपका अटैक कर देगा और आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट।
तो ये आपका टर्शियरी हेलो अल्केन बन रहा है। यहां पर आपका क्या बन रहा है बच्चों? टर्शियरी हेलो अल्केन। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हमने केस नंबर 3 में डिस्कस किया कि अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप टर्शियरी है ईथर्स के केस में, तो जो हैलाइड आयन है वो हमेशा उस टर्शियरी ग्रुप के साथ ज्वाइन होके टर्शियरी हेलो अल्केन ही बनाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर मैकेनिज्म जो है वो चेंज होकर के SN1 हो जाता है। अगर दोनों साइड पे प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है, फिर वो सिमेट्रिकल ईथर हो या एसिमेट्रिकल ईथर हो, तो मैकेनिज्म आपका SN2 होता है। टर्शियरी हो तो SN1 होता है। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर एक साइड पे सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप हो तो बच्चों उसके अंदर आपको मिक्स्ड प्रोडक्ट मिलती है। किसी केस में आपको प्राइमरी मिलता है, किसी केस में टर्शियरी हेलो अल्केन मिलता है, मिक्सचर मिलता है आपको, ठीक है। सेकेंडरी जो है वो इन बिटवीन रहता है। अब केस नंबर 4 की बात करते हैं। अगर आप एरोमेटिक ईथर्स ले लें, तो एरोमेटिक ईथर्स का रिएक्शन अगर आप यहां पर HI के साथ करवाते हैं तो हमेशा एक प्रोडक्ट जो है वो फिनॉल मिलेगी। चलिए देखते हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। केस नंबर 4 एरोमेटिक ईथर्स का है, ठीक है। यहां पर केस नंबर जो 4 है वो आपका एरोमेटिक ईथर्स का है। In case of aromatic ethers, थोड़ा सा इस पार्ट को खुला रहने देते हैं। In case of aromatic ethers, the reaction takes place in such a way that phenol is one of the product always। फिनॉल एक प्रोडक्ट बने उस तरीके से ही क्लीवेज टेक प्लेस होता है। चलो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, बराबर। एग्जाम्पल, हम लोग एरोमेटिक ईथर के केस में एनिसॉल ले रहे हैं। एनिसॉल का रिएक्शन हम लोग HI के साथ करवा रहे हैं। तो बच्चों यहां पर दो चांसेस है। पहला देखो, इसको थोड़ा सा और अच्छे से रिप्रेजेंट करता हूं, CH3। तो पहला क्या चांस है बच्चों? तो पहला ये बॉन्ड टूटे वो चांस है, दूसरा ये बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन ही है ना दोनों, तो दूसरा चांस ये है कि ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटे। तो कहने का मतलब दो टाइप की पॉसिबिलिटीज जनरेट होती है। पहले में लेट अस सपोज मैं ये बॉन्ड को तोड़ रहा हूं, तो CH3O- बनेगा ना, CH3, क्योंकि ऑक्सीजन तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो ये CH3O- इस H+ के साथ कंबाइन होकर के मिथेनॉल बना देगा। ये अगर अपने O- इलेक्ट्रॉन लेके गया है तो बेंजीन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, वो प्लस चार्ज इस I- के साथ जुड़ करके आयोडो बेंजीन बना देगा। पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2 कि यहां पर ये जो है वो इस ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड को तोड़े, CH3 और O के बीच में जो बॉन्ड है ना उसको। तो यहां पर क्या होगा आपका, एक में बेंजीन के ऊपर O- होगा, O- और यहां पर CH3+। ये जो O- है, O- उसके साथ H जुड़ जाएगा, मतलब आपका फिनॉल मिलेगा, और यहां पर CH3 के साथ I जुड़ करके आयोडोमीथेन बना देगा। ठीक है, अब यहां पर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ऑलवेज यही बनेगा। देखो मैंने लिखा है ना कि रिएक्शन इस तरीके से होती है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो फिनॉल है। ऐसा क्यों, चलो समझते हैं। तो इफ एनिसॉल रिएक्ट्स विथ HI, ये एनिसॉल है आपका, ठीक है, ये आपका एनिसॉल है। एनिसॉल अगर HI के साथ रिएक्ट करता है, देन
the reaction can have two possibilities. But the reaction will take place in such a way, the reaction will occur in such a way that phenol is one of the product. अगर एनिसॉल का रिएक्शन HI के साथ करवाया तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन उन दो पॉसिबिलिटीज में से वो रिएक्शन पॉसिबल होगी जिसके अंदर फिनॉल वन ऑफ द प्रोडक्ट है. फिनॉल इज वन ऑफ द प्रोडक्ट. रीजन क्या है? तो बच्चों बेसिकली यहां पर देखो OCH3 एक न्यूक्लियोफाइल है, I-B एक न्यूक्लियोफाइल है. तो हो क्या रहा है? इस OCH3 का रिप्लेसमेंट I- से हो रहा है. एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो रहा है. कहने का मतलब कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. अब मुझे बताओ कि क्या ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के लिए ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का टूटना जरूरी है. बट क्या ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इजीली टूटेगा? द आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि ये मिथॉक्साइड ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है. वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बेंजीन को यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड बना लेता है, जैसे आपने हेलो एरिन्स में देखा था ना. चलो क्लियर नहीं हो रहा हो तो देखो फटाफट से स्ट्रक्चर बना देता हूं. ये OCH3 ग्रुप है, ये मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन की तरफ डोनेट करता है. तो क्या होगा? यहां पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर. फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स चलते रहेंगे, वो आपको पता है. बट देखने वाली बात ये है कि ये रिएक्शन ये वाली इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर इस रिएक्शन को होने के लिए ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा. अब वो बॉन्ड क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं कि यहां पर ये बॉन्ड जो है वो कंसीडरेबल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखे हुए है. तो यहां पर क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए ये वाला रिएक्शन दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. तो फिर कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये रिएक्शन क्यों पॉसिबल है? तो बच्चों देखो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल बॉन्ड है, लेकिन ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड है ना, वो तो टूट सकता है ना. तो इसीलिए वो टूट करके यहां पर फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड बना रहा है. समझ में आ रहा है? ठीक है, अब रीजन लिख देते हैं. तो हमने समझा कि रिएक्शन उस तरीके से होगा कि फिनॉल एक प्रोडक्ट बने. This is due to the reason, this is due to the fact that benzene and oxygen has partial double bond character. That oxygen atom in CH3O and benzene ring has considerable double bond character. यहां पर उनके पास कंसीडरेबल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है. कंसीडरेबल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है मतलब ये बॉन्ड टूट नहीं सकता. अगर ये बॉन्ड बच्चों टूट नहीं सकता तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी जो है उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो. तो यहां पर आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स का टॉपिक खत्म होता है. इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, बराबर. अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझते हैं विच इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. Electrophilic substitution reactions of anisole. ठीक है,
या एरोमेटिक ईथर्स लिखो, जनरल टर्म ऑफ एरोमेटिक ईथर्स। तो समझो बच्चों, यहां पर एरोमेटिक ईथर्स के अंदर बेंजीन के ऊपर अल्कोक्सी ग्रुप है। अल्कोक्सी ग्रुप का नेचर आप लोगों को पता है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कि अल्कोक्सी ग्रुप, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है वो समझाने की जरूरत नहीं है, उसको हम नंबर ऑफ टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं। तो द अल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन aromatic ethers is electron donating in nature। वो कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, hence it donates the electron density, donates electrons to benzene ring। Since it increases the electron density, increases electron density at ortho para positions, ortho para positions, it is ortho para directing in nature। वो नेचर में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। चलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे है वो समझते हैं, बराबर। तो यहां पर मैं अल्कोक्सी ग्रुप को ले रहा हूं, ये आपका एरोमेटिक ईथर हो गया। यहां पर ये आपका एरोमेटिक ईथर हो गया। इसके ऊपर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो बेंजीन रिंग को वो डोनेट करता है। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आए तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे तो क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इधर बढ़ेगी। ये अल्कोक्सी ग्रुप, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। बाकी के बॉन्ड जो है वो एज इट इज, ये इधर आएगा, रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी। ये आप रेजोनेंस चालू हो गया बच्चों, चेक करो। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर तो ये इधर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये इधर। अब ये फाइनली इधर आएगा तो आपका वापस से अल्कोक्सी बेंजीन या एरोमेटिक ईथर जो है वो मिल जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि अल्कोक्सी ग्रुप जब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तब वो इलेक्ट्रॉन्स को दो स्पेसिफिक पोजीशंस के ऊपर ही डोनेट कर रहा है। कौन सी स्पेसिफिक पोजीशंस हैं बच्चों? तो वो स्पेसिफिक पोजीशन है ऑर्थो और पैरा। चेक करो, वो मेटा के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को थ्रो नहीं करता है। तो कहने का मतलब कि जो अल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है इन केस ऑफ एरोमेटिक ईथर्स, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर का है। क्लियर हुआ? चलिए अब इसके रिएक्शंस देख लेते हैं जो हमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के फॉर्म में दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो हमको इतना समझ में आ गया कि भाई अल्कोक्सी ग्रुप जो प्रेजेंट है एरोमेटिक ईथर्स के अंदर वो कैसा है बच्चों? तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, पहली बात। दूसरी बात, वो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को ऑर्थो पैरा पोजीशंस के ऊपर डोनेट करता है। अगर ऑर्थो पैरा पोजीशंस के ऊपर डोनेट करता है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुआ। चलिए पहला रिएक्शन देखते हैं, नाइट्रेशन। अब बच्चों मैं इस रिएक्शंस के नोट्स नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि आप लोगों को नंबर ऑफ टाइम्स इसको मैं करवा चुका हूं, तो अब इसको लिखना आपके लिए आसान होगा। तो यहां पर मैं ले रहा हूं एनिसोल, एनिसोल ले रहा हूं।
एनीसॉल का रिएक्शन मैं करवा रहा हूं कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। तो यहां पर क्या होगा, OH माइनस NO2 प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो NO2 प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करेगा, सबसे पहले तो यहां पर जो OH माइनस है वो या तो ऑर्थो पोजीशन या तो पैरा पोजीशन के ऊपर से हाइड्रोजन को ले लेगा, ठीक है, या ऑर्थो पे से या तो पैरा पर से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके -H2O करेगा, पानी निकाल देगा, और आपका यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जो है वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा या तो फिर पैरा पोजीशंस के ऊपर लगेगा, ठीक है। ये ऑर्थो पोजीशन और ये आपका पैरा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप जो है वो लग गया, ठीक है। ऑर्थो पोजीशंस या तो नाइट्रो पैरा पोजीशंस, H2O जो है वो आउट हो रहा है, बराबर। अब यहां पर ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल और पैरा नाइट्रो एनिसॉल बन गया है, बराबर। अगर हम सल्फोनेशन की बात करें, सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन में क्या होगा, यहां पर OCH3 कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहा हूं, यहां पर OH माइनस और SO3H इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसको याद रखिएगा बच्चों। तो वापस वही का वही रिएक्शन होता है, -H2 आउट होगा, यहां पर एनिसॉल के या तो ऑर्थो पोजीशंस के ऊपर या तो पैरा पोजीशंस के ऊपर जो सल्फोनिक एसिड है वो लग जाता है, ठीक है। ऑर्थो या तो पैरा पोजीशंस के ऊपर सल्फोनिक एसिड जो है वो लग जाता है, ठीक है। नाम भी मैं नहीं लिख रहा हूं, नाम आप आसानी से लिख सकते हैं, इट इज वेरी इजी फॉर यू नाउ, ठीक है। चलिए, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, अब हम ब्रोमिनेशन डिस्कस करते हैं। ब्रोमिनेशन, तो हम एनिसॉल का ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, यहां पर आपको कैटालिस्ट की कोई जरूरत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आप एक्वियस ब्रोमीन के वाटर के साथ इस रिएक्शन को आसानी से परफॉर्म करा सकते हैं। तो ये एनिसॉल हो गया, इसके ऑर्थो या तो पैरा पोजीशंस के ऊपर आपका ब्रोमीन जो है वो लग जाएगा, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशंस या तो पैरा पोजीशंस के ऊपर। बच्चों, मैं इनका किसी भी प्रोडक्ट का नाम नहीं लिख रहा हूँ IUPAC का, ये आपके लिए होमवर्क है, हम अगर आपको कोई डाउट है तो डिस्कस करेंगे जूम मीटिंग के अंदर, बराबर। चलिए, अब हम फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शंस देख लेते हैं इसकी, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शंस के अंदर आपके पास दो रिएक्शंस है, पहली है एसाइलेशन और दूसरी है अल्काइलेशन। फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शंस, ठीक है, फ्रीडल एंड क्राफ्ट्स रिएक्शन। तो इसके लिए आपके पास दो रिएक्शंस है, पहले है अल्काइलेशन, FC अल्काइलेशन या फ्रीडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो बेसिकली इसके अंदर आप क्या करोगे, तो एनिसॉल का रिएक्शन, इसके अंदर आप एनिसॉल का रिएक्शन करवा दोगे मिथाइल क्लोराइड के साथ, फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएजेंट। यहां पर आपका जो कैटालिस्ट है वो एनहाइड्रस AlCl3 रहेगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल होगा CH3 प्लस Cl माइनस। तो क्या होगा, यहां से दो पोजीशंस पर से हाइड्रोजन चला जाएगा, किसके साथ, Cl के साथ। तो कहने का मतलब यहां पर -HCl होगा और प्रोडक्ट आपकी बनेगी OCH3 के ऑर्थो और पैरा पोजीशंस, मतलब एनिसॉल की ऑर्थो या तो पैरा पोजीशंस के ऊपर
ये इलेक्ट्रोफाइल मिथाइल जो है वो जुड़ जाएगा, ठीक है, या ऑर्थो पोजीशंस के ऊपर या तो पैरा पोजीशंस के ऊपर ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जुड़ जाएगा। तो ये हो गई आपकी फ्रीडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, बराबर। अब हम एसाइलेशन की भी बात कर लेते हैं। बच्चों, मैं किसी भी प्रोडक्ट का नाम नहीं लिख रहा हूँ, वो आप लोगों को होमवर्क में कंसीडर करना है, बराबर। अगर कोई डाउट है तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये एनिसोल हो गया, बराबर। एनिसोल का आप एसाइलेशन करवा रहे हो, यहाँ पर आप एसिड क्लोराइड ले रहे हो, बराबर। एसिड क्लोराइड ले रहे हो और साथ साथ में कैटालिस्ट जो है वो है एनहाइड्रस AlCl3। तो अगर एनहाइड्रस AlCl3 लिया तो आपको ऑर्थो या तो पैरा पोजीशंस के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मिलने वाले हैं। ये OCH3 और ये OCH3, बराबर। ये आपका एनिसोल है। इधर से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो है CH3CO+। CH3 ये बॉन्ड टूटेगा, CH3C डबल बॉन्ड O प्लस Cl-। तो ये इलेक्ट्रोफाइल CH3CO+ जो है वो यहाँ पर आपकी ऑर्थो या तो पैरा पोजीशंस के ऊपर लग जाएगा, COCH3, और यहाँ पर आपका है COCH3, ठीक है। तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का टॉपिक खत्म होता है। साथ साथ में इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट भी ओवर होता है। एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे, तब तक नोट कर लो।